हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। अपनी पिछली वीडियोस में हमने मौर्य साम्राज्य को डिटेल से समझा, तो इससे हमें पता चलता है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसमें दो मुख्य राजवंश थे। एक तो था मौर्य साम्राज्य और दूसरा था हमारा गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें हमारे देश में कौन से राजवंश उभर कर सामने आए, ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या हुआ इस टाइम पीरियड में। तो याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात तीन मुख्य राजवंश अस्तित्व में आए। इसके अलावा भी बहुत से राजवंश थे, पर हम मुख्य रूप से शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को पढ़ते हैं, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, जिसमें यवन जो यूनानी थे, पहलन ईरान से आए थे, शक चीन से आए थे और कुषाण ये भी चीन से आए थे। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच में ये घटनाक्रम चलता रहा। अब हमारे पास आता है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि उसके क्या साक्ष्य और क्या प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में श्रीगुप्त को जाना जाता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। और इससे रिलेटेड साक्ष्य, यानी कि श्रीगुप्त का मेंशन कहाँ कहाँ पर मिला है, कौन से साक्ष्य ऐसे हैं जहाँ हमें श्रीगुप्त का मेंशन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। गुप्त वंश का आदिराज किसे कहा गया है? श्रीगुप्त को। कहाँ लिखा गया है ये? पूना के ताम्र अभिलेख जो प्रभावती गुप्त ने बनवाए थे। ठीक है, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है, गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। दूसरा, चीनी यात्री इत्सिंग ने भी श्रीगुप्त का उल्लेख किया है। बनारस से प्राप्त मुहरों पर गुप्तस्य और श्रीगुप्तस्य अंकित है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ जी, कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की होगी। उसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा बनाए गए प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उन्होंने अपना पूरा वंशावली लिखी गई है, तो उसमें भी उन्होंने श्रीगुप्त को ही गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना है। अब एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि प्रारंभ में जो श्रीगुप्त थे वो मुरुंडों के अधीन थे। ठीक है, मुरुंडों के अधीन थे और बाद में उन्होंने अपने राज्य की नींव रखी और महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन सी उपाधि ली थी श्रीगुप्त ने? महाराज की। ये भी क्वेश्चन बनता है कि श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराज की उपाधि श्रीगुप्त ने धारण की। और इसके साथ साथ इनके जो पुत्र होते हैं घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी बनते हैं, वो भी महाराज की उपाधि धारण करते हैं। तो दो राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की थी, एक तो थे श्रीगुप्त और दूसरे घटोत्कच। अब घटोत्कच के बाद, मतलब घटोत्कच जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा सिद्ध नहीं होते उसके समय पर। कोई खास ऐसा याद करने वाला या कोई एमसीक्यू टाइप कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के पुत्र होते हैं और राजगद्दी पर बैठते हैं घटोत्कच के बाद। अब घटोत्कच तक तो क्या था? महाराज की उपाधि थी, परंतु घटोत्कच के पश्चात जब चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं तो महाराजा धीराज की उपाधि को धारण करते हैं। तो महाराजा धीराज की उपाधि कौन लेता है? चंद्रगुप्त प्रथम। राज्यारोहण के समय उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था गुप्त संवत को चलाना, यानी कि कैलेंडर जो अपने टाइम का था उन्होंने चलाया था। तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है? 319-320 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत चलाना कब चलाया था, ये प्रश्न बनता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपलक्ष्य में किया था? तो राज्यारोहण, जब वो राजगद्दी पर बैठे थे तब उन्होंने राज्यारोहण के समय पर गुप्त संवत चलाया था। और गुप्त संवत को समझने का या शोध कार्य किसने किया था? 1887 में फ्लीट महोदय ने गुप्त संवत पर शोध कार्य किया था। अब इससे पहले जो शक यहाँ पर आए, तो शकों ने भी एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहते हैं, और गुप्त संवत।
और अगर प्रश्न आता है कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है, तो 241 ईयर्स, 241 वर्षों का अंतर है। कई जगह 240 भी लिखा हुआ है, तो लगभग 241 वर्षों का अंतर है। शक संवत की शुरुआत शालीवाहन, सम्राट शालीवाहन ने की थी। कब की थी? 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो शक संवत से क्या याद रखना है? इसकी शुरुआत शालीवाहन ने की थी, 78 ईस्वी में की थी। शक संवत और गुप्त संवत के बीच में 241 वर्षों का अंतर है। और अल-बरूनी, ठीक है, ये भी एक विदेशी इतिहासकार या यात्री थे, जिनके अनुसार यह अंतर 117 वर्ष का था। ठीक है, अब आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार किया। तो उनका वैवाहिक संबंध, जो मेन प्रश्न बनता है कि किससे किया था विवाह, उन्होंने लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से उन्होंने विवाह किया था। अब इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, यानी कि लिच्छवियों का दोहित्र कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। दूसरा पॉइंट कि जो चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, तो उस पर उसने चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्रों को अंकित किया था और इस पर एक शब्द लिखा था लिच्छवे। तो लिच्छवे से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ जी, कि ये चंद्रगुप्त और लिच्छवी राज्य के बीच कोई संबंध था, और वो संबंध था चंद्रगुप्त और कुमार देवी के बीच विवाह संबंध का। ठीक है, उसके बाद हरिसेन के इलाहाबाद स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अंतिम वर्षों में, जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने संन्यास ले लिया था। यानी कि अब अगला राजा कौन बनेगा? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त भी एक बहुत ही सफल शासक के रूप में उभर कर सामने आता है। पर उसके जो राज्यारोहण से संबंधित एक पॉइंट आता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं कह सकते, हाँ, बट एक पॉइंट है कि समुद्रगुप्त और कच्छ का क्या रिलेशन है। कुछ इतिहासकार कच्छ को समुद्रगुप्त का बड़ा भाई मानते हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कच्छ समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो कच्छ और समुद्रगुप्त में क्या रिलेशन बन सकता है? या तो वो क्या थे? समुद्रगुप्त के बड़े भाई थे, जिनमें आपस में युद्ध होता है और फिर समुद्रगुप्त जीतता है और वो सिंहासन पर बैठता है। या फिर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कच्छ समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राओं पर समुद्रगुप्त के साथ कच्छ के नाम की भी स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और भारत का नेपोलियन कहे जाने के पीछे समुद्रगुप्त की विजय होती हैं, और विजय को हम 5 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला होगा आर्यवत की विजय, आठविक प्रदेश की विजय, दक्षिण विजय, सीमांत प्रदेशों की विजय, और लास्ट रहेगा विदेशी शक्तियों से विजय। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यव्रत की विजय। प्रयाग स्तंभ लेख में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजाओं को परास्त किया था। तो आर्यव्रत के कितने राजाओं को परास्त किया था? उसने 9 राजाओं को परास्त किया था। वैसे नाम उनके थे अच्युत, नागसेन, गणपतिनाथ, कोतकुलज, रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा और नंदी। अब यहाँ पर जो गणपतिनाथ से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर रहता है कि जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसमें ग अक्षर लिखा हुआ है और आगे का मिट चुका है, तो अंदाज़ा लगाया गया है कि जो ग अक्षर लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? गणपति नाथ के लिए लिखा गया है। उसके बाद आता है आठविक प्रदेश की विजय। आठवीं का अर्थ होता है जंगल, यानी कि जंगल के एरियाज को भी उसने जीत लिया था। तो आर्यवत और विंध्य प्रदेश के बीच का जो एरिया होता था, उस एरिया में 18 आठविक राज्य थे और उन राज्यों पर विजय किसने प्राप्त की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद आता है दक्षिण की विजय। दक्षिण की विजय, दक्षिण के 12 राज्यों का मेंशन मिलता है। कहाँ पर? प्रयाग प्रशस्ति की 20वीं और 19वीं पंक्तियों में दक्षिण के 12 राज्यों की सूची मिलती है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंट सीमांत प्रदेश।
दक्षिण विजयों के से आतंकित होकर सीमांत प्रदेशों ने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो सीमांत प्रदेशों ने बिना युद्ध के ही अपने आप को किसके अधीन कर लिया था? समुद्रगुप्त के अधीन कर लिया था। अब उसके बाद आता है कि विदेशी राज्यों से संबंध। तो समुद्रगुप्त ने कुषाण, शक, मरुंड और श्रीलंका, इन राज्यों से संबंध थे इसके और इनसे युद्ध किया या उन्होंने स्वयं ही इसको उपहार दिए, कुछ ऐसा मेंशन देखने को मिलता है। और सिंहल और लंका से, तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेघवर्ण जो थे वो लंका के राजा हुआ करते थे और वो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। यहाँ पर याद क्या रखना है कि वहाँ से मेघवर्ण ने 2 बौद्ध भिक्षुकों को भारत में बोध गया नामक स्थान पर भेजा था। परंतु जब वे बौद्ध भिक्षु भारत पहुँचते हैं, बोध गया आते हैं, तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। तो मेघवर्ण समुद्रगुप्त से रिक्वेस्ट करते हैं कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए कोई प्रबंध किया जाए। तो अपने समुद्रगुप्त उनके लिए बहुत से कार्य करते हैं। तो बस इतना ही मेंशन है कि लंका के मेघवर्ण जो हैं वो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। इसके अलावा अश्वमेघ यज्ञ से भी उसने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। ये इसके साक्ष्य क्या हैं कि समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर अश्वमेघ घोड़ा अंकित है और उस पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा गया है। ठीक है, तो अश्वमेघ पराक्रम से पता चलता है कि हाँ जी, उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था और अपने राज्य को विस्तार किया था। तो इस तरह से उसका राज्य काफ़ी सारे एरिया को, इंडिया के बहुत से एरिया को कवर कर चुका था। अब समुद्रगुप्त के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के रूप में रामगुप्त जो है वो शासक बनता है। ठीक है, तो रामगुप्त से क्या प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त के बहुत से पुत्र थे किंतु 2 पुत्र ही मुख्य हैं, एक तो रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड और रामगुप्त। अब समुद्रगुप्त के पश्चात राजा बनने का अधिकार किसको दिया जाता है? रामगुप्त को, क्योंकि रामगुप्त बहुत ज़्यादा पराक्रमी राजा नहीं रहता है। तो जब उसका शकों से युद्ध होता है तो वो शकों से हारने वाला होता है। तो अब उस हार को बचाने के लिए वो अपनी पत्नी को शकों के सौंपने को कहता है। चंद्रगुप्त सेकंड को इस बात से गुस्सा आता है और वो क्या करता है, एक बहरूपीय का मतलब ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, उसका रूप धारण करके शकों के बीच जाता है और शकों को हरा देता है, रामगुप्त की हत्या कर देता है और उसकी विधवा से विवाह करके वह राजा बन जाता है। यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया, ध्रुव देवी से विवाह किया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या की। अब चंद्रगुप्त सेकंड भी गुप्त साम्राज्य का एक महान शासक सिद्ध होता है और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आज हमने पढ़ा गुप्त साम्राज्य का उदय, इसके संस्थापक के बारे में। इसके संस्थापक कौन रहेंगे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच राजा बनता है जो उसके बारे में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है, गुप्त संवत चलाता है और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। ठीक है, उसके पश्चात समुद्रगुप्त शासक बनता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? वी ए स्मिथ ने कहा। और उसकी विजयों को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आर्यव्रत की विजय, आठवीं प्रदेश की विजय, दक्षिण विजय, सीमांत प्रदेश की विजय और विदेशी राज्यों से संबंध। इसके अलावा समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का भी मेंशन मिलता है। और समुद्रगुप्त के पश्चात उसके पुत्र रामगुप्त शासक बनते हैं, परंतु क्योंकि वह अयोग्य सिद्ध होते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है और चंद्रगुप्त सेकंड जो है शासक बन जाते हैं। So this was all about Gupta Samrajya. Till now, in our next video, we will read some more important kings of Gupta dynasty. Thank you. Have a nice day.